हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। वही आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुमिनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस विद कौशल सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 का जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, उसमें क्या पढ़ा था पिछली बार? न्यूटन का सेकंड लॉ, उसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन आज हम देखेंगे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन of second law of motion, mathematical formulation of second law of motion। गणितीय रूप पढ़ेंगे, गति का द्वितीय नियम जो कल पढ़ा था उसको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। एक बार क्या पढ़ा था कि एक नई क्वांटिटी मोमेंटम निकल के आई थी जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P बराबर mv। और सेकंड जो बात थी, दूसरी जो स्टेटमेंट थी सेकंड लॉ की, वो क्या थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा जी, वो किस दिशा में होगा? जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है। ओके, अब उसका गणितीय रूप क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी पढ़ेंगे। तो उसके लिए मान लेंगे कोई ऑब्जेक्ट है जी, तो उसमें मान लेंगे कंसिडर ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कितना है जी ऑब्जेक्ट का मास? m। कंसिडर an object of mass m moving along a straight line, किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है जी? स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी उसकी? u। ठीक है, उसके बाद फोर्स लगाना है जी, यही तो है। तो लेट ए फोर्स F is applied on the object, let a force F is applied on the object and its velocity becomes v। क्या बन जाती है उसकी वेलोसिटी? v बन जाती है। फाइनल वेलोसिटी इन टाइम t, ठीक है, ये है जी। उसके बाद द फोर्स Fa is applied for time t। यही बात बताई थी जी आपको। जरूरी है ना कि जो गाड़ी को धक्का लगा रहे थे 4%, 2%, 3%, वो कितने समय तक फोर्स लगा रहे हैं वो भी चीज मैटर करती है जी। ठीक है, एक बार धक्का लगाने थोड़ी छोड़ना है उसको, कुछ दूर तक गाड़ी को पुश करना होता है ना, कुछ टाइम तक पुश करना होता है। इसलिए हमने लिखा है, मान लीजिए फोर्स जो F लगाया गया है बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर, कितने टाइम के लिए लगाया गया है? t टाइम के लिए लगाया गया है। तो ये बात क्लियर है जी। यहाँ पे क्या मानना है? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग विद इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एक फोर्स F अप्लाई किया गया है, और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, फाइनल जो वेलोसिटी है, v बन गई है जी। क्या बन गई है? v t टाइम में। और फोर्स जो लगाया कितने टाइम के लिए लगाया जी? t टाइम के लिए। अब देखें, उतारना जिसको उतार सकता है जी, इनिशियल मोमेंटम। अब क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि सेकंड लॉ यही तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो
लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम। क्या लिख देंगे इसके बाद? इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए पी आई, पी मोमेंटम के लिए सिंबल यूज होता है, आई इनिशियल के लिए है। मोमेंटम क्या होता है जी? मास इनटू में वेलोसिटी। अब मास m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, तो इनिशियल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? m इनटू में u। फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप, ये पी एफ है। पी एफ का मतलब क्या? पी तो मोमेंटम के लिए है और एफ फाइनल के लिए है। तो पी एफ कितना आ जाएगा? एम इंटू में वी, एम इंटू में वी, मास इंटू में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी थी। ओके, तो उसके बाद चेंज इन मोमेंटम क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल कितना है? पी एफ, इनिशियल कितना है? पी आई। तो फाइनल क्या हो गया? एम वी माइनस इनिशियल एम यू, एम कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्या रह गया? वी माइनस यू, पी एफ माइनस पी आई, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन आ गया, वी माइनस यू आ गया। ये आ गया है चेंज इन मोमेंटम। क्या आ गया है? चेंज इन मोमेंटम। अब जो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। तो रेट निकाल लेंगे यहाँ से, रेट के लिए क्या करेंगे? टी से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया जी इतना। तो उसके बाद देखें, जिसने उतारना उतार सकता है जी। ये हेडिंग में इरेज कर रहा हूं मैं, जगह कम बच रही जी। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना था भाई? m इंटू में v माइनस यू, अभी निकाला, डिवाइड बाई t। ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट फिर दोबारा रिमाइंड करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू, अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to second law of motion we get, क्या मिलेगा हमें? कि जो फोर्स है F that is directly proportional। ये सिंबल किसका बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इसका मतलब मैंने बता रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? समानुपाती, यानी कि सेम रेशियो में बढ़ना। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी। जैसे पिछले में डिस्कस किया था ना, मास बढ़ने से इनर्शिया बढ़ता है, तो क्या वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो एफ है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही तो स्टेटमेंट है, डिवाइड बाई टी। ये है जी सेकंड लॉ कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, एम इंटू में वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब हटेगा, एक कांस्टेंट आता है के, तो एफ इसकी जगह आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा के एम वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब इस के को समझो क्या है? ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जी? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये के, ये इसको समझे क्या बात है? के को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये क्यों आता है जी? क्योंकि जैसे अभी बताया है, एक चीज मान लीजिए जैसे मास है, मास 2 गुना बढ़ गया है, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी 2 गुना बढ़ गया है। समान रेशियो का मतलब है एक चीज 2 गुना बढ़ी, दूसरी भी 2 गुना बढ़ी। तो ये कितने गुना बढ़ेगी ना, ये हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है।
सुन में आ रही बात, के क्यों लगाया है? के का मतलब जैसे मान लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 5 गुना बढ़ गया है तो फोर्स भी 5 गुना बढ़ जाएगा। किसी में 2 गुना हो सकता है, किसी में 3 गुना हो सकता है, किसी में 4। तो ये जो रेशियो है ना, ये 4, 5, 1, 2, 3 ये फिक्स नहीं आ रहा है, इसीलिए हम जनरल वो लिख देते हैं लेटर, जैसे के। 1 है तो के को 1 रख देंगे, 2 है तो 2 रख देंगे, 3 है तो 3 रख देंगे। इसीलिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हट करके इज इक्वल्स टू का साइन आएगा तो हमेशा एक फैक्टर आता है के। कितने गुणा बड़ी है, वो कितने गुणा के लिए है, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, है ना, उसके लिए के आया है। अब आप इससे फैमिलियर हैं, v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन a। तो f को क्या लिख देंगे, सॉरी ये यहाँ पर है, f है इज इक्वल टू के m इंटू में a, m इंटू में a, यह साइड में लिख देंगे क्योंकि a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t होता है जी। क्या होता है एक्सेलरेशन? v माइनस का u अपॉन में t, ये एक्सेलरेशन होता है। तो क्या आ गया? f इज इक्वल टू के एम इंटू में a। अब हम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट चूज करते हैं कि ये जो k की वैल्यू है 1 बन जाए। कितनी बन जाए? 1। अब k की जगह 1 कब होगा? जब ये और ये बराबर हो। देखिए ध्यान से, बिल्कुल अच्छा इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल। ये मान के चले 11th क्लास का पढ़ रहे हैं आप, ठीक है जी। ध्यान दे बच्चों, जो ये बात आई है क्या, f इज इक्वल टू के एम इंटू में a, मैंने क्या बात बताई है कि ये जो दोनों टर्म है ना, ये और ये इधर वाली, इनको इस प्रकार से चूज कर लेते हैं यूनिट को ताकि ये इससे कट के k बराबर 1 रह जाए। अब मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, पता है आपको। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पता है आपको, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिवाइड है जी, इस स्लैश का मतलब है डिवाइड में है। ओके, अब अगर इधर फोर्स को भी मैं क्या लिख दूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बराबर आ गया, इधर क्या आ गया, के इंटू में दिस। ये देखिए ध्यान से, के इंटू में दिस आ गया ना। अब किलोग्राम मीटर से ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो के कितना रह जाएगा? 1। इसीलिए हम जो एसआई सिस्टम है या फोर्स की जो यूनिट है वो क्या चूज करते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर चूज करते ही, फोर्स की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते ही इससे ये चीज कट जाएगी और के की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी जी। क्या बन जाएगी? 1। क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी के की वैल्यू, और के को यहाँ पर 1 रख देंगे तो हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा f इज इक्वल टू एम इंटू में a। इसीलिए ये बात बोली गई है कि जो f इज इक्वल टू के एम में आया है ना, इसमें फोर्स की, इधर जो फोर्स है उसकी यूनिट इस प्रकार से हम चूज करते हैं कि ये जो राइट साइड में क्वांटिटी पड़ी है उसकी यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाए और k की वैल्यू 1 आ जाए, k की वैल्यू 1 आ जाए। तो फोर्स की यूनिट क्या बन गई है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर ये लिख देंगे। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके बाद लिख देंगे इफ k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, तो f क्या आ गया है जी? m इंटू में a। ये है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन की मैथमेटिकल फॉर्म कि जो फोर्स होता है किस किस का प्रोडक्ट होता है? मास और एक्सेलरेशन का। जैसे मोमेंटम पढ़ा था ना, P बराबर मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ऐसे ही फोर्स किसका प्रोडक्ट है? मास और एक्सेलरेशन का। मास और एक्सेलरेशन का, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगा जी? फोर्स के। F इज इक्वल टू m इंटू में a। तो यहां से जो SI यूनिट है, क्या है? SI यूनिट किसकी? फोर्स की। क्या आ गई है? इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्या न्यूटन, न्यूटन कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो जो 1 न्यूटन होता है ना, 1 एन किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बन गई है न्यूटन, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यहाँ से आई m इंटू में a से, F बराबर m इंटू में a। अब ये चीज आपको बताई थी कि जो एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, किस दिशा में फोर्स लगा है ये मेंशन करना है ना, तो एफ बी के वेक्टर, इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ एम इंटू में ए, एरो ऐड लगा देते हैं ऊपर, क्या लगा देते हैं एरो, ये वेक्टर फॉर्म है जी, क्या फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है। तो 1 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया है जी। अब जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि किसी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पर फोर्स निकाल सकते हैं, यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं डेली लाइफ में जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं डेली लाइफ में जहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ही सिंपल से एग्जांपल से बात करते हैं। क्रिकेट मैच सभी ने देखा होगा जी, क्रिकेट मैच सभी ने देखा होगा ना, अरे देखा है, अभी 2020 वर्ल्ड कप भी होना, वो भी देखोगे तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई प्लेयर कैच करता है बॉल को, है जी, युवराज ने हवा में गेंद उछाल दी, बल्ले से बहुत ऊपर जा रही है, तो जो बॉलर फील्डर है जो कैच करेगा अपने हाथ को पीछे ले जाता है। वाहिल ए फील्डर या कोई भी क्रिकेटर है जब क्रिकेट बॉल को कैच करता है अपने हैंड्स को पीछे लेकर जाता है, अपने हैंड्स को पीछे लेकर जाता है। देखिए क्यों लेकर जाता है, अब ये देखें जो एफ आया है ना, एफ एम इंटू में ए आया है ना, क्या आया है एम इंटू में ए, तो एफ इज इक्वल टू एम, ए की जगह वी माइनस यू अपॉन में टी, ये एक्सेलरेशन होता है। यहां से क्वेश्चन भी आता है कई बार, जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर क्या है, पुल्स हिज हैंड बैक, पुल्स हिज हैंड बैक while कैचिंग ए कैच, while कैचिंग, ऐसे लिख देंगे। जो क्रिकेटर है ना जब कैच करता है बॉल को तो अपने हाथों को पीछे लेकर जाता है। अब ये ध्यान दें, फोर्स और टाइम, नीचे है ना टाइम, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो एफ है टी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/o करके, 1 में है, डायरेक्टली सीधा थोड़ी है, u माइनस वी अपॉन में टी है, अपॉन में टी है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितना टाइम ज्यादा होगा फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी, फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं कि जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको कांस्टेंट अगर माने तो एफ की डिपेंडेंस टी पे कैसी है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अब जैसे ही अपने हाथों को वो पीछे लेकर जाएगा तो कैचिंग टाइम बढ़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, कैच करने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। अब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा बच्चों, घटेगा। फोर्स घटेगा तो उसकी हथेली पर, पाम पर कोई चोट नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स क्या है, जो बॉल ने उसकी हथेली पर लगाया है। क्रिकेटर के हाथों को इंजरी नहीं होगी, क्रिकेटर के हाथों को इंजरी नहीं होगी। आपने देखा कई बार क्या है, बिल्कुल तेज शॉट लगता है, तेज शॉट लगता है ना, कॉटन बॉल जिसको बोलते हैं, और बॉलर ही कैच कर लेता है, अपने हाथों का ऐसे करता है, क्यों, क्योंकि वो पीछे ले जाने का टाइम कम मिलता है, फौरन स्टॉप हो जाती है बॉल। कॉटन बॉल्ड है, यानी कि बॉलर ने बॉल फेंकी, क्रिकेटर ने मारी, बॉलर ने ही कैच कर ली, उसी को तो कॉटन बॉल्ड बोलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, कैचिंग टाइम बहुत कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लग जाएगा। फोर्स ज्यादा होने से क्या है, उसकी हथेली पर चोट आ सकती है। पहला एग्जाम्पल समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल आसान सा, बाइक्स देखी होंगे आप सभी ने, बाइक देखी ना, चलाते भी हैं, शॉकर लगे होते हैं, शॉकर, शॉकर का मतलब क्या है, स्प्रिंग से लगे होते हैं ना पीछे भी,
और आगे भी। वो भी क्यों लगे होते हैं कि रोड में अगर गड्ढा आएगा कोई, मान लीजिए रोड अच्छा नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, गड्ढे में अब मान लीजिए शॉकर नहीं लगे हुए हैं, तो इम्पैक्ट टाइम बहुत कम हो जाएगा। इम्पैक्ट टाइम कम हो जाएगा ना, इम्पैक्ट टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा, तो जो आपकी बाइक है वो उछल सकती है। समझे हम बात को दोबारा, कि जो स्प्रिंग लगाए जाते हैं, शॉकर्स जिनको बोलते हैं, आगे भी पिस्टन के टाइप में लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, कोई गड्ढा आए या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया है, वहां पर अगर आप फास्ट लेके जाएंगे तो इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाएगा। स्प्रिंग है जो आराम से ऐसे होंगे, आराम से जाने का मतलब क्या है, टाइम बढ़ गया है, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो आपकी बाइक जो है कम ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। ये भी सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। और तीसरी बात जो देखी होगी आपने, जो जिम्नास्टिक्स वगैरह करते हैं या एथलेटिक में खेल होते हैं, जो ऊपर से कूद कर आते हैं और डंडा से लगा करके कूदते हैं ना, उनके नीचे क्या है, क्यूशन कवर लगाए जाते हैं या नेट वगैरह लगाए जाते हैं, यानी कि वो झाड़ पर गिरेंगे नीचे ताकि उनको चोट ना आए। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो नेट वगैरह या क्यूशन कवर है उससे इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, जैसे ही उस पर जाएगा तो प्रेस होकर के नीचे जाएगा, इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, उसको चोट नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? ठीक है जी, समझ में आई बात। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डेली लाइफ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है जी, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ एक बार थोड़ा रिमाइंड करते हैं क्या है। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी है अपनी स्टेट जब तक चेंज नहीं करेगी, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, अब देखते हैं उसको कैसे। सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू में A, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो इफ F इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी बॉडी पर कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, फोर्स अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब F0, तो F किसके बराबर है, ma, देन क्या 0 हो जाएगा, m इंटू में a 0 हो जाएगा। अब दो क्वांटिटी हैं, एक मास एक एक्सेलरेशन, उनकी गुणा 0 है, तो दो नंबर हैं या दो क्वांटिटी, उनकी गुणा 0 कब आएगी, जब उनमें से एक 0 पक्का 0 होना पड़ेगा तभी 0 गुणा आएगी। अब मास तो 0 हो नहीं सकता, मास 0 क्यों नहीं हो सकता, कोई भी जो चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी उसका कुछ ना कुछ डेफिनेट मास जरूर होगा तभी वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब मास 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया है, 0। अब एक्सेलरेशन 0 दो केस में हो सकता है। पहला केस तो क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, रेस्ट। और सेकंड क्या है, सेकंड एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन आल्सो नॉट चेंज, डायरेक्शन नॉट चेंज। यही तो दोनों केस पहले लागे हैं, नहीं है, पहला ला यही तो बोलता अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे आप तो वो रेस्ट में है, ये पहला केस यही तो है। A0 होने का मतलब रेस्ट में, तो भी A0 है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, यही तो पहला ला है। अगर F0 है यानी कि बॉडी पर आपने फोर्स लगाया ही नहीं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, यानी कि रेस्ट में ही पड़ा रहेगा, फोर्स नहीं लगेगा। तो दूसरी बात क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। यही तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी कि ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यही तो दो केस यहाँ से आ गए हैं, विच इज फर्स्ट लॉ। यही तो फर्स्ट लॉ है। अगर F0 है तो दो केस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, यही तो है। या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा।
कब? या जब फोर्स 0 ना हो जाएगी। कितने मिनट होगी जी? 25 मिनट होगी। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। एक न्यूमेरिकल देखें अब प्यारा सा। क्या है क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट। मैं सिंपल लिख रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। एक क्या अप्लाई किया आपने? फोर्स। मान लीजिए F है। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया आपने। क्या अप्लाई किया है? फोर्स, जिसका मास है m गिवन है जी। मास m गिवन था 5 किलोग्राम। कितना गिवन है? 5 किलोग्राम का मास गिवन है। उसकी जो स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड बन जाती है। क्या बताया है? एक 5 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड दे रखी है। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? इनिशियल स्पीड को u से लिखते हैं, तो u गिवन है जी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से कितनी बन जाती है? तो ये फाइनल स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनल स्पीड ये है v। ये 3 से कितनी बन जाती है जी? 7 मीटर पर सेकेंड बन जाती है। इन टाइम 2 सेकेंड है, तो टाइम गिवन है हमें। टाइम क्या होता है? t, 2 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन? एक 5 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक फोर्स लगता है F, उसकी स्पीड कितनी कर देता है? वो 3 से 7 कर देता है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को 3 से 7 कर देता है। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो फोर्स निकालें। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? फोर्स निकालें। तो बिल्कुल आसान। तो पहले या तो एक्सेलरेशन निकाल लें या F सीधा ही लिख दें यहाँ पर। F क्या होता है? सेकेंड लॉ पढ़ा है, m इंटू में a का फार्मूला क्या पढ़ा है? v माइनस यू इंटू में t। v माइनस यू डिवाइड बाई t ये पढ़ा है। तो F कितना आ जाएगा? m कितना दे रखा है? 5 मल्टीप्लाई बाई v कितना है? 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया, 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, 10 न्यूटन। तो F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 10 न्यूटन। F किसके बराबर आ गया है? 10 न्यूटन के। यानी कि कितना फोर्स लगाया था हमने? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था। अभी सेकंड पार्ट में इसमें क्या पूछा गया है? अगर यही जो फोर्स है 10 न्यूटन का उस ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लगा दें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ध्यान से देखें। अगर 10 न्यूटन का फोर्स इसी ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लगा दें तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी? तो F बराबर क्या आया अगेन? अब यहाँ पर पहले टाइम चेंज किया गया है, उसने ये देख लें। टाइम जो t है वो दे रखा है 5 सेकंड। तो F इज इक्वल टू क्या होता है अगेन? एम वी माइनस यू अपॉन में t। v माइनस यू अपॉन में t। तो F कितना आया हुआ है? 10 न्यूटन। m कितना है? 5 किलोग्राम। v निकालना है। जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी 3 माइनस का 3 और टाइम कितना है? अब 5 सेकंड। 5 से 5 कट जाएगा, 3 उधर जाके ऐड हो गया, तो v कितना आ गया? 13 मीटर पर सेकंड। अगर सेम फोर्स जो कितना था 10 न्यूटन का उसी ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लगेगा तो फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर पर सेकंड। ये था जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। आई होप यू गॉट इट, नॉट सो डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें। टाटा, सी यू।